ओके चलो, तो विल स्टार्ट प्राणायाम प्रैक्टिस। प्राणायाम एंड देन मेजरली ये जो क्लास है प्राणायाम का आज, इसको पहले समझते हैं। ये पूरा सीरीज़ होगा, 4 क्लास होंगे इसमें, ठीक है। तो मैं जनरली 3 क्लास कराऊंगा और चौथा जो फोर्थ जो क्लास है ना, इट्स मोर ओवर द डिस्कशन, जिसमें मेजरली आपके थॉट प्रोसेस, आपको उसमें ज़्यादा इनपुट देना है। उसमें मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको टॉपिक दे दूंगा, इग्नाइट कर दूंगा कि क्या होता है नहीं होता है, यू विल बी डूइंग। सो इट्स कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल क्लास होगा फोर्थ वन। 3 क्लास में जो फर्स्ट सेशन होगा, जो फर्स्ट पार्ट है इस क्लास का, दैट इज़ कॉल्ड प्राणायाम। उसका है सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम टॉपिक है। दूसरा जो है वो है प्राणायाम और मुद्रा, ठीक है। तीसरा जो है वो है प्राणायाम और ध्यान, और जो फोर्थ टॉपिक है उसको कहते हैं प्राणायाम एंड योग, ठीक है। अब इन चारों को अंतर मैं अभी समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग पहले वाले क्लास पे चलेंगे। सिर्फ प्राणायाम की बात करेंगे तो हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम को देखेंगे। उसमें क्या होता है, आपके नॉस्ट्रल और आपका विंड पाइप और आपके लंग्स, ठीक है। डायफ्राम कुछ हद तक उसमें इन्वॉल्व रहता है, पर हमारे सब्जेक्ट में डायफ्राम को हम इन्वॉल्व नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मतलब जैसे पूरे के पूरे प्रोसेस में वो एक तरीके से साइड प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। तो उसको इतना ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया तो हो गया करके। अब जो दूसरा है वो है प्राणायाम और मुद्रा, ठीक है। अब जब प्राणायाम मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा को 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। एक तो हो गया हस्त मुद्रा, एक होगा यौगिक मुद्रा। यौगिक मुद्रा के अंदर में आ जाएगा आसन, ठीक है। पोजीशन लेने के बाद में जो आपके अटेंशन को, आपके बॉडी के पोजीशन को एक ऐसे पोस्चर में रखते हैं कि वो पर्टिकुलर एनर्जी को डायरेक्ट करता है पर्टिकुलर एरिया में, तो मुद्रा हो जाता है। क्योंकि इसमें पोस्चर ऑलरेडी आ गया तो मुझे अलग से इस क्लास को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको बोलूँगा प्राणायाम एंड मुद्रा। मुद्रा के अंदर डिस्कस कर लेंगे हस्त मुद्रा, यौगिक मुद्रा एंड आसन, ठीक है। थर्ड जो होगा प्राणायाम एंड ध्यान, ठीक है। प्राणायाम और ध्यान को दोनों को एक साथ जब करते हैं तो क्या सीरीज़ होना चाहिए, किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके क्या इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, और वो कैसे हमारे प्राण शक्ति को किस तरीके से कहाँ फोकस कराता है, कि ध्यान कैसे बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। उसके बाकी घटक जो होते हैं, इन सब को समझने का सारे प्रैक्टिकल्स हैं। आपको सुनना पड़ेगा, लगेगा आपको बिल्कुल थियोरेटिकल, बट इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको करते करते उसका अनुभव करना है। प्राणायाम कम्प्लीटली अनुभव का विषय है, क्योंकि इसमें फिजिकली भी बहुत कुछ नहीं दिखता, बहुत माइनर। तो एक तरीके से समझ लो आइसबर्ग देखा है, उसका 10% ऊपर रहता है और बाकी नीचे रहता है समुद्र में, वैसे ही प्राणायाम है। जो आपको दिखता है वो 10% है, लेकिन जो होता है वो 90% अंदर है। और उसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों का सम्मिश्रण होता है। प्राणायाम इसके बिना नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो प्राणायाम का बहुत हद तक वो भी इंगेजमेंट जरूरी होता है। तो प्राणायाम वाले सब्जेक्ट को पहले लेते हैं, क्योंकि ध्यान हम रख लिया। लास्ट वाला था क्या, प्राणायाम और योग, लास्ट जो फोर्थ सेशन है। तो हमने क्यों बोला उसको प्राणायाम एंड योग, वो इसलिए क्योंकि प्राणायाम और योग की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, योग एक ऐसा विषय है, उसके अंदर होने आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मेडिटेशन और मंत्र, ये सारे होने के बावजूद, इन सब के होने के बावजूद भी ये पूरा का पूरा योग नहीं है। तो योग एक ऐसा विषय है जिसके अंदर ये सारे आते हैं, लेकिन सब मिल के भी योग को छू नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि योग में अनुभव जुड़ जाता है, ह्यूमन एक्सपीरियंस जुड़ जाता है, और बाकी सब्जेक्ट है तो योग अनुभव है। इसीलिए प्राणायाम और योग को अलग से रखेंगे, उसमें एक्सपेरिमेंटल्स होंगे सारे। और दूसरी बात है, योग का विषय ऐसा है, योग किसको कहते हैं, जब चीज़ों को आप कस्टमाइज़ कर देते हो। इन 6 टूल्स का इस्तेमाल करके आपने एक पैकेज बनाया, एक प्रैक्टिस किया, जिसने आपको हेल्प किया एक अनुभव को अचीव करने में, आपको एक अनुभव लेने के लिए। तो उस अनुभूति को जब आप अपने अंदर धारण कर लेते हो तो हो जाता है योग, क्योंकि आपने देखा, दृश्य दर्शन हुआ आपको, या आपको अनुभव हुआ एक तरीके से, जो ज्ञान चक्षु है उससे जो आपको दर्शन हुआ, जो आपके इंसाइट्स आपको मिले हैं आपके अनुभव से, जिसने आपको खुद को जानने में हेल्प किया है, उन सारे टूल्स को जब इकट्ठा कर देते हैं तो उसको योग कहते हैं। चाहे वो सेपरेट आसन के अभ्यास से हो जाए, या सेपरेट प्राणायाम के अभ्यास से हो जाए, या इन सारे टूल्स को मिला के हो जाए, या इनमें से कुछ टूल्स को मिला के हो जाए, वो सब योग कहलाएंगे, ठीक है। तो योग एक विषय नहीं हो के अनुभव का पार्ट हो गया, तो विषय से परे हो गया। इसीलिए प्राणायाम और योग करेंगे कि योग का इंपॉर्टेंस प्राणायाम में कैसे एंगेज होता है, किन चीज़ों के साथ इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या इसका लेयर्स होता है, किस तरीके से इसका जो स्टेजेस हैं प्राणायाम्स के वो क्या होते हैं। तो अब आते हैं वापस से पहले वाले में, सब क्लियर हो गया। ये 4
हमारे जो सेशंस है उसके बारे में। क्या क्या है? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, मेडिटेशन एंड मंत्र, ये 6 हो गए टूल्स जिसको मिला के आप योग बनाते हो। मेडिटेशन, मंत्र, ठीक है। और सबके बेसिक डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो। जैसे आसन का मतलब होता है स्थिरम सुखम आसनम, इसका मतलब होता है कि स्थिरता और सुख दोनों की अनुभूति जिस भी पोजीशन में हो जाए शरीर के फिजिकल पोजीशन में, उसको आसन कहेंगे। जिससे क्या होता है कि एक गति मिलती है अंदर। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ से आपकी जो गति है बाहर से अंदर की तरफ आती है। आप इंद्रियों को अंदर खींचते हो, आपके अटेंशन को, फोकस को, यू हैव कैपेबिलिटी ऑफ पुलिंग इट इनवर्ड। व्हेन यू होल्ड डायरेक्शन ऑफ लुकिंग आउटवर्ड, संसार में जो आपका डायरेक्शन है उसको जब इनवर्ड कर लेते हो तो वो उसका जो पहला होता है लेवल वो होता है आसन। आसन हेल्प करता है वहाँ पे। प्राणायाम में क्या होता है, उसका डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू आप प्राण शक्ति को अवशोषित करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, स्टोर करते हो। स्टोरिंग इंपॉर्टेंट है। प्राणायाम में स्टोरेज लेवल तक आएगा, ठीक है, उसको स्टोर करना है। तो कहाँ कहाँ से अवशोषित करेंगे, तो जितने भी आपके इंद्रिय हैं, इंद्रिय से के माध्यम से प्राणायाम अंदर खींचा जा सकता है, प्राण खींचा जा सकता है। जिसमें एक इंद्रिय है नाक, ठीक है, जो नोज़ है, एकमात्र इंद्रिय है। तो अभी तक जितने भी प्राणायाम आप देखते हो, इसलिए मैंने बोला उसको 10%, जितने भी प्राणायाम का अभ्यास आप देखोगे उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्राणायाम में नाक जो है मुख्य भूमिका निभाएगा। इसलिए मैंने फिजियोलॉजी की बात की, जिसमें नाक आएगा, विंड पाइप आएगा और लंग्स आएंगे, और ये 3 मेजर रहेंगे। बाकी सब माइनर्स हैं बहुत सारे। हाथ का पोजीशन, ये सारी चीज़ें माइनर है, मेजर ये 3 है, ठीक है। अब प्राणायाम की बात करेंगे तो हम लोगों को समझना होगा कि प्राण कितने प्रकार के हैं, 10। क्यों प्राणायाम करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्लैरिटी आपको होना चाहिए। तो पहले कमर और गर्दन सीधी कर लो। क्योंकि जब प्राण की बात करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके अंदर प्राण शक्ति बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही आपका फोकस प्राण की तरफ जाता है, बिना कुछ किए प्राण शक्ति बढ़ता है। उसका एक हिस्सा है, 10 टाइप ऑफ प्राण हैं, उसमें से एक है प्राण, वो ज्ञान से आता है, ठीक है। तो ज्ञान की वजह से वो बढ़ता है। जैसे नॉलेज आप गेन करोगे तो प्राण बढ़ता है। जो हाईली नॉलेजेबल पर्सन होता है उसको सप्रेस करना, उसको सरेंडर कराना मुश्किल है ना, उसके अंदर की प्राण शक्ति बढ़ी हुई है तो वो जल्दी गिव अप नहीं करेगा। पर जिसके पास नॉलेज नहीं है, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने ज्ञान अर्जन नहीं किया है, वो तुरंत गिव अप कर देगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन जिसके पास प्राण है, यानी ज्ञान वाला प्राण है, वो जल्दी डाइवर्ट नहीं होता, फोकस्ड होता है, वो एनालिटिकल होता है और सही डायरेक्शन में हर चीज़ को करने की कोशिश करता है जिस लेवल तक उसके पास प्राण होता है। इसलिए प्राण का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है योग में, आसन के बाद। अब आते हैं प्राणायाम में, हम लोग कितने प्राणों की बात कर रहे हैं, 10। कौन कौन से 10 प्राण है वो, प्राण, अपान, समाज, ज्ञान, उदान, नाद, पूर्व, विकल्प, देवदत्त, धन्य। अब ये जो 10 प्राण हैं, इन 10 प्राण में सबसे पहले जब प्राणायाम के अभ्यास करते हैं तो अभ्यास का कारण क्या है, मतलब क्यों हम प्राणायाम के अभ्यास करते हैं। ये तो हो गया टाइप, बहुत बढ़िया है। ये 10 का काम क्या है, आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों को बांध के रखना। यानी आपके शरीर और आपके आत्मा, यानी आपका जो सोल है, आपकी बॉडी और सोल के बीच का जो बंधन है वो कौन है, प्राण है। प्राण ने बांध के रखा है। तो एक टेबल है, उसमें जो आपने नॉट देखा है ना, ऐसे स्क्रू जो लगाते हैं टेबल में, स्क्रू जो लगाते हैं, वो स्क्रू है प्राण। जब वो स्क्रू निकाल दोगे तो आपके शरीर और आत्मा यानी आपके सोल के बीच का जो बॉन्डिंग है वो लूज़ हो जाएगा। और जब वो लूज़ होता है तो बीमारियां बढ़ती है। जहाँ गैप रहेगा मिट्टी वहीं भरेगी ना, डस्ट वहीं आएगा, गंदगी वहीं आएगी, कीड़े वहीं आएंगे। तो आपके शरीर और आत्मा के बीच में जब बॉन्डिंग लूज़ होती है तो आदमी बीमार हो जाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास का कारण क्या होगा, बीमारी को दूर करना, शोधन, बीमारी को दूर करना, बॉन्डिंग को अच्छा करना। तो बीमारी हुआ तो आदमी को बीमारी होने से होता क्या है, दुख। तो योग विषय का शुरुआत ही हुआ है सिर्फ एक और एकमात्र चिंतन से कि दुख का निवारण का विषय क्या हो सकता है, तरीका क्या है, टेक्निक क्या है कि सॉरोनेस को हटाया जाए। तो उन्होंने बोला कि दुख को निवारण, अगर दुख को हटाना है तो योग करेंगे। योग का जन्म ही हुआ है दुख का निवारण करने के लिए, सिंपल। इसलिए प्राणायाम का जो अभ्यास का ऑब्जेक्टिव होगा, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राणायाम इज टू क्या, एम्पावर द बॉन्डिंग बिटवीन द बॉडी एंड सोल, ठीक है। अब बॉडी की जब बात करेंगे तो उसमें 3 लेयर आएगा, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेयर, वो सब बॉडी में आ जाएंगे। जब सोल की बात करेंगे, दैट्स समथिंग विच ओन्स द होल बॉडी सिस्टम, ठीक है। तो प्राणायाम की बात करते हैं।
इसमें प्राण हो गया, प्राणायाम का कारण बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया। अब ये सोचो कि जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है सब्जेक्ट को चुनना, ठीक है। तो 10 हैं प्राण, उसमें से 5 क्या हैं, मुख्य प्राण। वो 5 कौन कौन से हैं, प्राण, अपान, उसको महाप्राण भी कहते हैं, मुख्य प्राण या महाप्राण। प्राण, समान, व्यान, उदान। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अब इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये जो सेशन है आप लोगों के लिए इस तरीके से इग्नाइट वाला सेशन है, मतलब आपको इग्नाइट कर रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कराने के बाद में आप थोड़ा एक्सप्लोर करना आपस में डिस्कस करके। अपान का काम है एक्सट्रैक्टरी सिस्टम को क्या करना, फंक्शनल रखना। एक्सट्रैक्टरी सिस्टम क्या है बॉडी का, जिससे आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलती है। तो अपान वायु शरीर में कमज़ोर होगा तो क्या होगा, यस, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, एग्जैक्टली। और स्वेटिंग नहीं अच्छे से होगी या प्रॉपर नींद भी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें जब बॉडी को रिलैक्स करना होता है, बॉडी को जो रिलीज़ करना होता है, तो रिलीज़ करने के लिए जो एनर्जी देता है, सप्लाई करता है, जो प्राण उसको उस फंक्शन को प्रोसेस करवाता है, उस प्राण को हम लोग क्या कहते हैं, प्राण वायु को क्या कहते हैं, अपान वायु। तो जब हमारा प्राण ये काम करे, एक्सट्रैक्टिव सिस्टम यानी स्वेटिंग आना, ठीक है, स्वेटिंग आता है तो एक्सट्रैक्टिव सिस्टम यानी रोम को बॉडी से टॉक्सिस बाहर निकलते हैं। या आप जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, यूरिनेशन के लिए जा रहे हो, स्टूल रिलीज़ करने के लिए जा रहे हो, या आप छींक रहे हो, नाक से गंदगी आ रही है, या आप कुछ भी कर रहे हो, तो वो सब किसका कारण है, किसकी वजह से हो रहा है, जिसका अपान वायु मजबूत होता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगी या मजबूत होगी, लेकिन पार्शियली। रीज़न ठीक है, टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगे लेकिन शरीर को बूस्ट भी करना होगा। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कौन से प्राण को बढ़ाना पड़ेगा, जो प्राण शरीर के अंदर जीवन को बढ़ाता होगा, स्ट्रेंथ देता होगा, जो एम्पावर्ड करता होगा शरीर के फंक्शंस को, वो कौन सा है, उसका नाम है प्राण वायु, ठीक है। तो अलग ये प्राण जो है इसके अलग अलग भेद हैं यानी टाइप हैं, जिसको हम लोग वायु के साथ लगा देते हैं ताकि वो समझ में ईजीली रहे। तो प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और प्राण वायु, ये 5 ऐसे हैं। अब सबके एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करता हूँ, अब सीधे प्राणायाम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या क्या समझ लिया, प्राण समझ लिया, प्राणायाम का उद्देश्य समझ लिया, और प्राण का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है वो समझ लिया। अब आते हैं कि जब ये पता हो कि कौन सा शरीर में प्राण कम है तो ईजी होता है उसको फुलफ़िल कर लेना, लेकिन जब नहीं पता हो कि कौन सा प्राण कम है तो क्या करेंगे। हाँ, तो 2 तरीके हैं। एक तो ये सारे प्राणों को बराबर करने का कोई उपाय निकल जाए जो सारे प्राणों को फिल कर दे, बराबर बैलेंस कर दे। अब ये सारे प्राण का ना अलग अलग जगह है, जैसे समान वायु इस वाले एरिया में रहता है, अपान वायु एक्सट्रैक्टिव वाले एरिया में रहता है, ठीक है, प्राण वायु इस क्षेत्र में रहता है, इस एरिया में रहता है। तो आप ये पूरा एक डायग्राम है वो देख लेना, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में प्राण है, कौन सा प्राण होता है। अब उस एरिया में अगर तकलीफ़ होगी, बीमारी होगी, दुख होगा, तो पर्टिकुलर प्राण कमज़ोर हो गया है, ठीक है। प्राण जनरली नेचुरली प्राण कभी कमज़ोर नहीं होता शरीर का। जितना बड़ा उद्देश्य रखोगे उतना ज़्यादा शरीर में तुम्हारे प्राण आएगा। जितना बड़ा एम लेकर चलोगे, जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे यहाँ, नेचर उतना ज़्यादा प्राण आपको सप्लाई करती है। सो नाउ द थिंग कम्स हियर कि इट्स नॉट यू टैप द प्राणा और सोर्स ऑफ प्राणा से जो आपको प्राण आ रहा है, इट्स नॉट यू द रीज़न ऑफ प्राणा, इट इज़ द लक्ष्य, द एम, द गोल दैट यू डिसाइडेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेयरिंग हियर दैट विल सप्लाई डिसाइड कि कितना प्राण आएगा आपके पास। तो अगर तुमने बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया है तो बहुत ज़्यादा प्राण शक्ति तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी जो बॉडी है वो एक्सपैंड हो जाती है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटा ऑरा, ठीक है। तो इस तरीके से प्राणा जो है शरीर की तरफ आता है। तो तब क्या होता है, अगर बहुत हाई लेवल ऑफ प्राणा आपकी तरफ लाना है तो आपको क्या करना चाहिए, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो जब आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, बड़ा प्राण आएगा, तो बड़ा अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो उस अभ्यास को ही बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने जो डेवलप किया वो है प्राणायाम। तो अभी तक जो भी बेसिक प्राणायाम आप देख रहे हो वो सारे होलिस्टिकली सारे प्राण को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करने का तरीका है। उसमें सबसे जो सूक्ष्म होता है, ये जो जितने प्राण वायु है ना, उसमें भी उनके डेंसिटी अलग अलग है। जो सबसे सूक्ष्म वाला डेंसिटी वाला होता है वो होता है प्राण वायु, जो जीवनी शक्ति को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ता है, जिसकी वजह से आपके अंदर पावर फील होता है। जैसे आप बोलो, आप ज़ोर से भी बोल रहे हो लेकिन आपको खुद अंदर से लग रहा है कि नहीं, मैं बोल्डली नहीं बोल रहा हूँ। जब कोई डर जाता है और जब बोलता है तो उसका जो प्राण शक्ति है वो कम हो जाता है।
और जब कॉन्फिडेंट होकर कोई बोलता है तो उसका प्राण शक्ति बढ़ा हुआ होता है। तो जो आप शब्द देख रहे हो उस शब्द के अंदर में प्राण शक्ति है। तो मान लो कि स्पॉन्ज के ईंटे से टुकड़े से, स्पॉन्ज के टुकड़े से किसी को मारूं और ओरिजिनल रॉक से किसी को मारूं और आयरन बॉल से किसी को मारूं, तीनों में सबसे ज़्यादा चोट किससे लगेगा? आयरन बॉल से। यानी जिसका प्राण शक्ति बढ़ा हुआ है उसके शब्दों में आयरन बॉल जैसा पावर होगा, जिसका प्राण शक्ति कम होगा उसके शब्दों में स्पॉन्ज वाला बॉल जैसा पावर होगा। ये होता है डिफरेंस। ओके, अब प्राणायाम कितने तरीके के हैं, कौन कौन से हैं? चलो ठीक है, दो प्राणायाम जो है ना उसके दो कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देते हैं अभी समझने के लिए बेसिक। ठीक है, एक ऐसा जिससे उष्ण बढ़ता हो, जो सोलर एनर्जी को बढ़ाता हो, एक जो लूनर एनर्जी को बढ़ाता हो। ठीक है, ये दो मेजर कैटेगरी रखते हैं। वैसे एक तीसरा कैटेगरी भी है, वो तीसरा कैटेगरी होता है दोनों को बैलेंस करने वाला। तो इन दोनों कैटेगरी में अलग अलग टाइप के प्राणायाम की प्रैक्टिस हैं। ठीक है, अब इन सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस को जो अगर हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक जो मेजर इम्पॉर्टेंट प्राणायाम आता है वो आता है जिससे कि सारे के सारे प्राण को बराबर बैलेंस किया जा सके, और उसको कहते हैं प्राण आकर्षण प्राणायाम। क्या कहते हैं? प्राण आकर्षण प्राणायाम। समझ में आ रहा है अभी तक? ओके, अब क्या करते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास समझेंगे। तो प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको सीधा बैठना होता है। एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या प्राणायाम सिर्फ बैठ के कर सकते हैं? क्या प्राणायाम खड़े खड़े भी कर सकते हैं? क्या प्राणायाम सोकर भी कर सकते हैं? क्या प्राणायाम किसी और पोजीशन में भी कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, किसी भी आसन में प्राणायाम को किया जा सकता है, पर एक आसन होना चाहिए वो कोई। ठीक है, दूसरा ये है कि एक ही आसन में एक ही प्राणायाम को लंबे समय तक अभ्यास करने से प्राणायाम इफ़ेक्टिव हो जाता है, बहुत एम्पावर्ड हो जाता है, तो कम समय में ज़्यादा आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए देता है। ठीक है, हो गया सारे लेक्चर यहाँ तक ख़त्म। अब आता है प्रैक्टिकल का पार्ट। ठीक है, तो पहला हमने बोला प्राणाकर्षण प्राणायाम। उसमें क्या कैसे प्रैक्टिस करते हैं प्राणाकर्षण में? आप शांत बैठते हो, बैक को बिल्कुल सीधा रखते हो और आपके विचारों को धीरे धीरे छोड़ देते हो। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसका। ठीक है, कीप योर बैक स्ट्रेट। दिस इज प्राणाकर्षण प्राणायाम। ओके, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। तो हमेशा जब भी प्राणायाम के अभ्यास करने की कोशिश करो तो पहले एक बार शोल्डर को ऊपर उठा के धीरे से लूज़ कर लो ऐसे। ठीक है, फिर चेस्ट को सामने की तरफ ले आओ, इस वाले हिस्से को इंगेज कर लो ताकि ये वाला यहाँ पे जो कैविटी है रिब केज के पास में, लंग्स के लिए जो कैविटी है वो ज़्यादा रहे। कैविटी मतलब एरिया खाली है, ताकि जब आप प्राणायाम करो तो अच्छे से फैल सके। ठीक है, तो इसलिए इसकी कैविटी को आपको बढ़ाना चाहिए, और वो तभी होगा जब आपके सही पोजीशन में आप बैठोगे। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वैसे ये सारे प्राणायाम जो हैं उन सब के लेवल्स भी हैं, तो एक अभ्यास करेंगे उसके बाद लेवल्स को समझेंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो कमर सीधी, कीप योर बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, gently smoothly close your eyes. Okay, the reason to close your eyes is should not be distracted. आपके ध्यान इधर उधर ना जाए। In each inhalation just feel energy going in, while exhalation all the impurities coming out. First, purification process. Visualize your entire body. As initially I have discussed, ask you to keep focus on the important physical part of the pranayam, that is your nostril, your windpipe and your lungs. So while doing this practice, just keep your focus on these only three organs: windpipe, lungs and nostril. In this entire world there is nothing except this. इस पूरी दुनिया में आपके नॉस्ट्रल, विंडपाइप और लंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ना आपके पास हाथ है, ना पैर है। इन सब को इग्नोर करिए, उन सब को बिल्कुल जीरो समझिए, शून्य। ओनली योर नोज, विंडपाइप एंड लंग्स। नाउ विटनेस द प्रोसेस, हाउ एयर इज गोइंग इन थ्रू योर नॉस्ट्रल। कीप योर चिन अप सो दैट द प्रोसेस, द ब्रीदिंग विल बी स्मूदर। आपके चिन को इतना ऊपर रखिए कि आपकी ब्रीदिंग जो है बिल्कुल स्मूथ हो, एफर्टलेस हो। कट डाउन ऑल योर एफर्ट, कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है अपने तरफ से, अपने आप होने देना है।
बिल्कुल अपने आप नेचुरल. कट डाउन ऑल द एफर्ट्स, लेट इट हैपन. Visualize the process, how air going in through your nostril. The amount of air, be aware of it. Through your nostril, inside in your windpipe. गले से होते हुए, windpipe से होते हुए, बिल्कुल ठंडक महसूस करिए. From your windpipe, getting inside in your lungs. We have two lungs, left and right. These two lungs are getting filled with the air. But that is not a simple air, normal air. As you are in the pranayam practice, the entire body is only absorbing the air with pranas. All those 10 pranas are getting balance in the body. And the source of those 10 pranas are one, pran, vayu, the thinnest one, which is forming a different prana, pran vayu. That is the source. In the air, inside the atom, these pranas are already stored in form of oxygen getting inside. The pranas are already in that oxygen getting inside. After filtration, आपके lungs में filter होने के बाद, they are getting mixed with your blood, and then with the pumping, when the heart is pumping, those prana will be flowing throughout the body. This is the whole process. In each practice, visualize it. The air carrying prana through your nostril, in your windpipe, in your lungs, and from there spreading throughout the body. These prana will be reaching to each and every cells of your body and will be getting stored there. Wherever in your body there will be low volume of prana, will be getting filled by this process. While exhalation, visualize, feel the impurities from your body are getting carried along with the blood cells. आपके खून के साथ सभी विजातीय तत्व, impurities, वापस आपके लंग्स तक आ रहे हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जा रहे हैं. तो your lungs will push it out through your windpipe from your nostril. These impure energy will be going away from you. आपके शरीर से बहुत दूर अनंत आकाश में, not on earth, it will travel back to the origin in the infinite sky, will be going back to the mother nature. Those impurities, the carbon dioxide will be tapped here by the plants, tree, but those impurities will go away. This process is not just only purifying your cells in the physical, but your body has 3 layers, the physical, mental and emotional. This all will be getting purified. The one pranayam practice is completely purifying the entire body system from your head to toe, each and every cells. There are millions of cells in your body, from your head to your toe. Now feel, logically it's not the nostril only involved in the pranayam, but the entire body is involved in the pranayam. The moment you inhale, the entire body is inhaling from each and every side of your body. It's like sponge, your body becoming sponge, absorbing the pran shakti from oxygen and releasing the carbon dioxide and the impurities out. During this practice, visualize that the absorption, the inhalation and exhalation is not just happening at the nostril, but it is happening everywhere, on your shoulder, hands, legs, like the nostril is on the entire body, from the back, everywhere. Keep the practice going on. Then slowly, gently exhale. Continue this process, smoother, effortless. This is how you'll continue the practice. But while ending this practice, be aware, attentive.
Visualize the entire body have absorbed already the prana. From your head to toe, you're feeling fulfilled. Slowly, gently inhale and then gently exhale. This time do effortfully, not effortlessly. Effortfully pull the air in as much you can and then release it out. Then rub your palm, make it warm, apply on your eyes, forehead, slowly open your eyes. This was Pranakarsan Pranayam. Not necessary to do it in the sitting position, but you can do it even in lie down position or on the sofa. So no physical position is actually compulsory here or required. It's like you can be comfortable. Only thing is rib cage area, this area must be expanded in a way where your lungs can expand as much it can, like that. So ये जो cavity है ना, रिब केज कैविटी, इसको आप जितना बड़ा करके रखोगे ये प्राणायाम का प्रैक्टिस उतना स्मूथ होता है. अगर वो थोड़ा सा आप आगे झुकने लग जाओगे तो दिस विल बिकम डिस्टर्बेंस. हाँ, ब्रीदिंग बॉक्स आने लगे. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, ब्रीदिंग बॉक्स रहता है, वो ऐसे लेटा देते हैं, ये पूरा ओपन हो जाता है. एग्जैक्टली. तो 3 पोजीशन में कराते हैं, एक दंडासन, पैर सुखासन और एक बटरफ्लाई. यस. तो इनिशियल अर्ली स्टेज में, अब मैं इसको ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बाकी प्राणायाम्स के बारे में बता के एक प्रैक्टिस करा दूंगा. तो प्राणायाम के कोर में क्या है कि एवरी प्राणायाम स्टार्ट्स फ्रॉम एलिमेंट्री प्रैक्टिस एंड गोज़ टू द हायर प्रैक्टिस ऑफ द प्राणायाम. जहाँ पे भी प्राणायाम में आपको आलम्बन की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे के सारे कहाँ होंगे? एलिमेंट्री लेवल पे होंगे. तो एलिमेंट्री लेवल पे बेनिफिट्स भी एलिमेंट्री रहता है. सिर्फ आपको फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स मिल जाएगा, लंग्स अच्छे से काम करने लगेगा. एंड जनरली 80 to 90% लोग हैं इस दुनिया में जिनके लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स एक्टिव नहीं है, ओनली अपर पार्ट ऑफ द लंग्स एक्टिव है. यही रीज़न है कि शॉर्ट ब्रीदिंग उनकी होती है. और अभी के टाइम में छोटे बच्चों के साथ भी यही हाल है. टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम दिस प्रैक्टिस इज मस्ट. ये जो आप अभी कर रहे थे ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रैक्टिस है जो एक्सेस देता है लोअर लंग्स तक. ठीक है, आपको इतना ज़्यादा आप रिलैक्स हो गए थे कि आपको नींद आने लग गया था, राइट. उसका रीज़न ये नहीं है कि आप बहुत थके हुए थे, उसका रीज़न ये था कि लंग्स धीरे से एक्टिव होने लग गया था. अब वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना ही शुरू कर रहा था. तो क्या हो रहा था कि ज़्यादा एफर्ट जो जा रहा था आपका यहाँ जा रहा था, तो ब्रेन को और ऑक्सीजन चाहिए अब, क्योंकि फंक्शन बढ़ रहा है ना, आपके इमेजिनेशन बढ़ रहे हैं, आपका इंगेजमेंट आपके साथ बढ़ रहा है, तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, यानी ज़्यादा एनर्जी चाहिए. इसकी वजह से आपको थोड़ा स्लीपीनेस लग रहा था, बट दैट वाज नॉट कम्प्लीटली. अभी आपने आँख खोल दिया तो आपको स्लीपनेस लग रहा है? स्लीपीनेस नहीं ना, ख़त्म हो गया, तभी के तभी लग रहा था. तो दैट वाज अ स्टेज स्लोली. और यही होता है जब आगे की क्लासेस में आपको पता चलेगा कि हाउ दिस प्राणायाम विल टेक यू, ट्रांजिशन यू फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्राणायाम टू द मेडिटेटिव स्टेट. ये जो जहाँ पे आप अभी थे वो जंक्शन है, उसके इस तरफ निद्रा है और इस तरफ ध्यान है. ओके, पर वो वाले जंक्शन पे अगर आप नहीं पहुँचोगे तो नहीं होगा. कई बार क्या होता है, निद्रा वाला ध्यान होता है, ये आपको निद्रा जैसा लगेगा, ये नशा जैसा लगेगा, पर वो एक्चुअली ध्यान होता है. जैसे जैसे कमांड आपको मिलता जाएगा, आप उस स्टेट को होल्ड करते रहोगे, धीरे 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 आपकी कंट्रोल कमांड बढ़ेगी. तो उस स्टेट में भी आगे एक है प्राणायाम जो प्रॉब्ली हम लोग अभी यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे. वो जनरली इसी चीज़ के लिए किया जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए. तो उसमें बिल्कुल निद्रा जैसी स्थिति हो जाती है, बिल्कुल नशा जैसी स्थिति हो जाती है. ओके. और फिर क्या होता है, जब जैसे आप उससे बाहर निकलते हो तो आपको लगता है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ्रेश, लगेगा बिल्कुल कि नया जीवन हो गया है. तो प्राणायाम बहुत इफेक्टिव चीज़ है. अब इसके बारे में, प्राणाकर्षण प्राणायाम में स्टेजेस हैं, राइट. तो क्या होता है कि जैसे एक स्टेज तो ये है, बहुत एलिमेंट्री सपोर्ट लेकर करते हो, थोड़ी निद्रा जैसी लग रही है, आप अभ्यास करते जाओगे और आपका पूरा फोकस कहाँ, किस लेवल तक रहेगा? शरीर शरीर शरीर, फिजिकल बॉडी फिजिकल बॉडी फिजिकल बॉडी. बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करोगे तो मेंटल बॉडी मेंटल बॉडी मेंटल बॉडी, और थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो इमोशनल बॉडी, बट इट विल बी लिमिटेड टू द बॉडी इटसेल्फ. बट द मोमेंट आपकी नॉलेज, क्योंकि इस वाले में प्राण शक्ति बढ़ेगा तो नॉलेज बढ़ेगा. जैसे जैसे स्टेट में अंदर जाओगे काफ़ी क्लैरिटी आने लगेगी हर चीज़ को लेकर, बहुत सारे थॉट्स आएंगे.
तो जब आप माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने लगते हो, जब वो अनंत आकाश में जो थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं वो आपके साथ गो थ्रू करेंगे, आपसे होते हुए जाएंगे, पर जब आपको वो डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे तो वो सेकेंड लेवल है। इसी अभ्यास करते करते ये पूरा अनुभव ऐसा आएगा। जब आप डायरेक्ट करने लग जाओगे आपके थॉट को तो वो थर्ड लेवल हो जाएगा, और जब आप कंट्रोल कर लोगे, यानी आप वो कर रहे हो जो होना चाहिए, करना चाहिए नेचुरली, तो फोर्थ लेवल है, यानी आप अपने अंदर प्राण को भरने लग गए। तो पहले क्या होगा, अभी डिस्ट्रैक्टेड रहोगे बहुत, तो अभी बस नेचुरली जो प्राण आता रहता है वही आएगा, बाकी छूटेगा, पकड़ नहीं पाओगे। जब थॉट को कंट्रोल कर लोगे, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तो प्राण पकड़ाने लगेगा। जैसे लेट्स से बारिश हो रही है, किसकी बारिश हो रही है, गेंदों की बारिश हो रही है, ठीक है। अब जितने फोकस रहोगे उतनी जल्दी जल्दी बॉल को पकड़ोगे, रख लोगे, पर बैठे ही रहोगे ना। तो ये सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में तुम प्रिपेयर कर रहे हो, शायद एक पकड़ा गया, आपने हाथ ऐसे रखा हुआ है, जो गिरा वो पकड़ाया, जो इधर उधर गिर रहा है वो नहीं पकड़ा रहा। सेकेंड स्टेज में आप पकड़ने लग गए, स्टोर करने लग गए। थर्ड स्टेज जब आता है, जब आप क्या करते हो, पुल करते हो। नीचे वाला तो आपने पकड़ लिया, अब वही स्लो हो गया, आप फास्ट हो गए हो, तो आप एनर्जी को पुल करने लगते हो, चारों तरफ से खींचने लगते हो। यानी आपके आसपास में अराउंड 10 मीटर के अराउंड जितना भी एनर्जी होता है उस पर आपका अधिकार होने लगता है। आप उसको खींच लेते हो, एटम्स के अंदर से खींच लेते हो। जो प्राण वाला उसके अंदर में जमा करके रखा हुआ है, उससे एटम टूटता नहीं है, बट वो प्राण खींच जाता है उसमें से, आप एब्जॉर्ब करने लगते हो, फिर वो रिसाइकल कर लेगा नेचर से, तो वो करने लगते हो थर्ड। एंड फोर्थ वाले में आप डायरेक्ट करते हो, उसको सबको लेकर आप बना ले रहे हो अपने पास में, और उस प्राण को फिर शरीर में जहाँ डायरेक्ट करना है, बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, सो आपका कॉन्शियसनेस कहाँ तक एक्सटेंडेड है, आपके बिलोंगिंग्स तक। जो भी आपसे बिलोंग्स करता है उस सब में आपका क्या है, कॉन्शियसनेस अवेलेबल है, इन्वॉल्व है। तो जहाँ तक आपका कॉन्शियसनेस है वहाँ तक आपका प्राण मूव करता है। तो आपके मैट में भी आपका प्राण भरा हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाले स्टेट में क्या होता है, यू कैन इवन डू दैट ऑल्ट्रेशन। तब जाके प्राणायाम का प्रैक्टिस जो है वो बीमारियों को ठीक करने में उपयोग में आता है। तो फर्स्ट है मेंटेनेंस। पहला वाला जो है मेंटेनेंस, मतलब बेसिक थोड़ा बहुत चेंजेस करना है कि मैं बहुत ज़्यादा प्राण में उतना भी नहीं ले रहा हूँ जितना मेरे लिए है। सेकेंड वाले में आपने लेना शुरू किया, थर्ड वाले में आपने स्टोर करना, खींच के शुरू कर दिया, फोर्थ वाले में आपने यूज़ करना शुरू कर दिया उसको जिस चीज़ में चाहो। ये है प्राणायाम का पूरा स्टेज। अब प्राणाकर्षण में ऐसे ही चलेगा, ये इन्वॉल्व होगा इमोशनली। तुम देखोगे इमोशनली तुम बहुत ऐसे इमोशंस आएंगे जो तुमको हिट करेंगे, मतलब यू विल फील द पेन, बॉडी के हिस्से में पेन आएगा, मन में भी पेन आ सकता है। ऐसे उन सब जगह पर आप जैसे होल्ड करोगे खुद को और प्राण को अंदर, सेम प्रोसेस रहेगा बट उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द प्राणायाम गोस। ये प्राणायाम का एक्चुअल अपने प्राणायाम का प्रैक्टिस का ये लेवल होता है। अब क्या इस सेम प्रैक्टिस जो लेवल है वो हर में कर सकते हैं? यस, प्रैक्टिस का लेवल भी अलग होगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम लोग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते। पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, लाई डाउन, सिटिंग, स्टैंडिंग, इस पोजीशन में भी कर सकते हो, आप किसी आसन में भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, वो आसन वाले में सीखेंगे कि कौन से आसन में कौन सा प्राणायाम करेंगे तो क्या लाभ मिल सकता है, इंटीग्रेशन होता है जो। सेकेंड, अब चलते हैं कपालभाति। इसलिए मैं बोलूँगा कपालभाति के बारे में क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ओके, कई बार लोग कहते हैं कपालभाति प्राणायाम नहीं है, कोई कहता है कपालभाति प्राणायाम है, कोई कहता है क्रिया है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं, जो मॉडर्न रिसर्च आ रहे हैं वो सभी बोल रहे हैं प्राणायाम है, प्राणायाम में रखो, ठीक है। पर एंशिएंट प्रैक्टिस के हिसाब से देखोगे, स्क्रिप्ट्स के हिसाब से बोलते हैं क्रिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कपालभाति को प्राणायाम के सबसे आगे लगा देते हैं, ठीक है। सफाई करने का प्राणायाम, ओके, एक ऐसा प्राणायाम जो सफाई भी करता है, लेकिन जैसे उसके डीप जाओगे तो ही कपालभाति प्राणायाम बन जाएगा। जब एलिमेंट्री लेवल पर वो सिर्फ सफाई करने का काम करता है, पर एक्सटेंडेड हायर इन लेवल पर वो फिर प्राणायाम बनता है। कैसे? वो रिदमिक है, जो भी चीज़ रिदमिक होगी वो क्या करता है, नेचर के साथ तालमेल बिठाने का काम करता है। सो फॉर एग्जांपल, ये प्राणायाम तब प्राणायाम बन जाएगा कपालभाति जब आप आपके नेचुरल रिदम में ब्रीदिंग को कंटिन्यू करोगे। जैसे अगर मेरा ब्रीदिंग का रिदम यही है, कैसे, जब मैं एक्सेल कर रहा था उसी समय मैंने कर दिया, एक ही रिदम में जब होने लग गया
जब वो आपने ताल बना लिया, नेचर के फ्लो के साथ आपका फ्लो मैच कर गया, तो प्राणायाम बन जाएगा। तो प्राणायाम का एक और ये भी डेफिनेशन है कि व्हेन यू सिंक्रोनाइज योर सेल्फ विद द रिदम ऑफ द नेचर, देन द होल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीदिंग टर्न एज ए प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तो जब आपका ब्रीदिंग नेचर के रिदम के साथ मैच कर जाता है, आपका रिदम, आपके ब्रीदिंग का रिदम, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो ब्रीदिंग में वो सब प्राणायाम कहलाएगा, क्योंकि वो सारे आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। अक्सर लोग जो थक जाते हैं इसी वजह से थक जाते हैं कि उनका रिदम और नेचर का रिदम जो है बिल्कुल ट्रैक पे एक साथ नहीं चलता। नेचर चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आप चल रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप तब भी थक जाओगे। नेचर चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आप चल रहे हो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब भी थक जाओगे। आप चल रहे हो 40, नेचर का भी है 40, तो दुनिया चलती रहेगी, आप चलते रहेंगे, आप कभी नहीं थकेंगे। क्यों? नेचर चलती है तो प्राण देती है, आप चलते हो तो प्राण नेचर को दे देते हो। पर वो आपको दी, आप उसको दिए, और दोनों 40 पे चल रहे हैं, तो उसने 5 दिया, आपने 5 दिया, उसने 5 दिया, आपने 5 दिया, तो कभी थकोगे नहीं। अब नेचर चल रहा है बहुत स्लो स्पीड और आप चल रहे हो बहुत स्लो, तो नेचर दे रहा था, जब तक आप वहाँ पहुँचोगे तब तक 5 की जगह 2 ही बचा, तो 2 ही ले पाए, लेकिन आपको चल रहा है, एफर्ट लग रहा है 5 का, फिर से कम हो जाएगा। आप चल रहे हो बहुत तेज़, नेचर दे रहा है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी स्पीड उसकी स्पीड में डिफरेंस है, तो आपके पास जितना रहेगा आप खर्च कर दोगे, आपको मिलेगा ही नहीं। जब आप रुकोगे तब नेचर फिर देगा, तो आपको मिलेगा, फिर नेचर देते रहेगा, फिर आप लेते रहोगे, फिर स्लो चलोगे तो मिलता तो जाएगा लेकिन फिर भी कम मिलेगा। तो दिस इज़ ओनली रीज़न व्हेन यू नीड टू सिंक विथ नेचर। फॉर एथलीट, फॉर एनीबडी, इफ यू रनिंग, सिंक विद योर ब्रीदिंग। और वो कौन सिखाएगा? वो वेलनेस इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे आपको कैसे आपको फिगर आउट करना है, क्या रिदम है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, इवन यू आर कोडिंग, यू आर IT गाय, यू आर कोडिंग, फॉलो द सिंक करो। इसी को और बढ़िया एक्सटेंड करने के बाद में एक योग का स्टाइल ऑफ योगा आया, जिसको हमने क्या बोला? क्रिया योग। ठीक है, तो क्रिया योग का फोकस ये है, रिदम ऑफ द नेचर, रिदम ऑफ योर ब्रीदिंग, दोनों को कंबाइन कर लेंगे। और फिर उसके अंदर काफ़ी अल्टरेशन है, स्लो करना, फास्ट करना, अपनी इंद्रियों को खींच लेना, सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। फिर वो योग जब बोला है, पहले मैंने बता दिया, योग का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशंस जब भी आप करोगे कुछ कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके, और जो आपको आगे खुद को रियलाइज़ करने के लिए, रियलाइजेशन में एम्पावरमेंट के लिए, पोटेंशियल एक्सपीरियंस करने के लिए कराएगा, दैट विल बी योग, राइट। इसलिए क्रिया यानी ब्रीदिंग का कार्य हो रहा है, और योग लगा दिया मतलब इसके माध्यम से अचीव कर लेना, दैट्स वाई योग। ठीक है, तो प्राणायाम का ये विषय समझ में आया। अब प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। और कपालभाति समझ में आ गया, कैसे करते हैं कपालभाति, क्लियर है? कपालभाति में पोजीशन, आसन कौन से लेने हैं वो हम लोग आसन वाले में डिस्कस कर लेंगे। अभी किसी भी पोजीशन में बैठ जाएं, अगर रिदम के साथ करेंगे तो प्राणायाम है, और बिना रिदम के करेंगे तो ये क्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने रिदम को बिल्कुल छोड़ दिया है, सिर्फ साफ करने का काम करेगा। तो अगर क्रिया है तो रोज़ नहीं करना है, लेकिन प्राणायाम है तो रोज़ करना है। ठीक है, अब बात ये आता है कि शरीर यानी पर्सन के नेचर के हिसाब से, उसकी प्रवृत्ति के हिसाब से, किसकी प्रवृत्ति? संस्कार प्रवृत्ति जो होता है, जो कोर है आपका DNA, जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक फॉर्म में, उसको संस्कार बोलते हैं। साइंस में हम उसको DNA बोलते हैं। कोड रखता है वो आपके पूरे बॉडी के हर एक सेल को, अगर एक कोड जो डिफाइन कर दे उसको DNA बोलते हैं। वैसे ही हमारे योग में हमारे 5 लेयर हैं, पंचकोश, उन सब को डिफाइन करने वाला जो होता है उसको संस्कार बोलते हैं, वो बीज रूप में होता है। तो ये जो प्रैक्टिस है बेसिकली वो क्या करता है, हमारे उन सब लेवल तक लेके जाता है। कोई बहुत क्रोधी है बचपन से, उसका संस्कार में कुछ आ गया होगा, तो योग ने एक विषय बताया, बोला कि किस तरीके से पता चलेगा कि किसका क्या डोमिनेट करेगा, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, नेचर प्रकृति, उसी को हमने थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो बन गया प्रवृत्ति। आपकी प्रकृति से आपकी प्रवृत्ति बनती है, तो किसकी प्रवृत्ति कैसी है उससे पता चलता है उसको कौन सा प्राणायाम ज़्यादा सूट करेगा या किस पे उसको ज़्यादा करना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है 5 आसन, 2 प्राणायाम, 1 मुद्रा, 1 मंत्र, 1 ध्यान। ये इनफ होता है किसी एक पर्सन के लिए। वो एक बार अपने आप को डेवलप कर ले एक लेवल पे, अगर उसको लाइफ लॉन्ग योग करना है और उसने योग से अपने आप को मतलब हेल्दी बन गया, वो हेल्दी और वेलबींग उसका मेंटेन है, पर उसको लाइफ लॉन्ग करना है, तो उसकी प्रैक्टिस में 5 आसन, 1 प्राणायाम, 1 मुद्रा, 1 बंद, 2 प्राणायाम,
एक मुद्रा, एक बंद और एक मेडिटेशन और एक मंत्र रखना पड़ेगा। ये एनफ है उसके लिए लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करने के लिए। अब प्राणायाम में 2 विषय है जो इम्पॉर्टेंट है। क्या है? प्राणायाम में प्राण की 2 कैटेगरी में हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, सूर्य और चंद्र। 2 नाड़ियाँ हैं। ये सब जो हो रहा है योगिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से किस चीज़ के लिए हो रहा है? ईरा और पिंगला को बैलेंस करने के लिए। प्राण तो वहीं फ्लो हो रहा है, उसको बैलेंस करना है। तो उसमें 2 तरीके के प्राण बह रहे हैं। एक में बह रहा है, चंद्र नाड़ी में बह रहा है चंद्र वाला प्राण, सूर्य नाड़ी में बह रहा है सूर्य वाला प्राण। तो इन द लेफ्ट नॉस्ट्रल, so lunar energy, left nostril will represent lunar energy, right nostril will represent solar energy. As of now this is just for the reference. Okay, higher level में जैसे आप जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। That's what for the disclaimer I'm saying this. Okay, पर बहुत रेयरली लोग उस लेवल पे जाते हैं, इसलिए for now it is true. लेफ्ट नॉस्ट्रल चंद्र, राइट नॉस्ट्रल सूर्य। तो जब कभी भी तो दोनों जो नेचर हैं प्राण के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जब भी शरीर में सूर्य का शक्ति, सूर्य का प्राण वाला नेचर वाला प्राण जब बढ़ेगा तो आपकी एजिंग फास्ट होगी, क्योंकि आप होंगे एक्टिव। और अगर चंद्र वाला बढ़ेगा तो आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रिजर्व करने लगता है। और अगर दोनों बैलेंस रहे तो एजिंग ही नहीं होगी, राइट। एजिंग का मतलब क्या है? कमजोरी आना, वीकनेस, कैपेबिलिटी को खोना। दिन पर दिन आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। बचपन से जब आप बड़े हुए तो कैपेबिलिटी बढ़ी ना, क्यों? प्राण बढ़ता गया, लेवल बढ़ता गया, और दोनों अगर बैलेंस रहते तो आपका ऑप्टिमम हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपेबिलिटी रहता। इन दोनों को बैलेंस करना है, ठीक है। अब प्राणायाम का ये एक और ऑब्जेक्टिव है, उसको मोर ओवर फिजिकल फॉर्म में देखेंगे। तो चंद्रभेदी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। चंद्रभेदी क्या होता है? तो अभी आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे प्राणाकर्षण में, उसमें एक ट्विस्ट क्या करना है, तब आप दोनों नॉस्ट्रल से कर रहे थे, अभ्यास सेम रखोगे, क्योंकि वो कोर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्राणाकर्षण में, वो कोर है, वो सारे प्राणायाम में अभ्यास किए जाएंगे। अब जो है सिर्फ स्विच करने का है, प्राण किस वाले चैनल में बढ़ाना है, फ्लो कराना है। तो राइट को बंद कर दोगे तो लेफ्ट से इनहेल एक्सेल करने लग जाओगे, तो वो हो जाएगा चंद्रभेदी, यानी लूनर एनर्जी को बॉडी में बैलेंस करना है। तो साइकोलॉजिकल रिलेटेड एनी इशू, नींद सही से नहीं आना, शरीर में सेंसेशन वेंसेशन टेंसेशन जो भी होना, ठीक है, अपने आप को बहुत वीक फील करना, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, या मेंटली आपको लगता है कि इनकैपेबल हो रहे हो, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं चल रही है, आपके रिस्पॉन्स आप अच्छे से नहीं कर रहे हो फैमिली रिलेशन और सब चीज़ों में, तो चंद्रभेदी बढ़ाएंगे तो फ़ायदा होगा। और चंद्रभेदी करेंगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से। या बहुत खूबसूरत होना है, लग रहा है कि मेरी जो नेचुरल ब्यूटी है वो लूज़ हो गई है, तो चंद्र विल हेल्प, क्योंकि वो नेचुरल जो आपकी ब्यूटी है उसको रीगेन करने का काम करता है। क्योंकि चंद्रमा से जो तत्व आता है प्रकृति में रहता है, उसको उसको एब्जॉर्व करने के लिए आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करने लग जाओगे तो वो एब्जॉर्व हो जाएगा। राइट से करने लग जाओगे तो सूर्य वाला एब्जॉर्व हो जाएगा। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है चांदी को, सूर्य रिप्रेजेंट करता है सोने को, ठीक है, गोल्डन एंड वाइटनेस, ठीक है। तो चंद्रमा और सूर्य हो गया। अब इसी के लेवल को बढ़ाते हैं, अब थोड़ा फिजिकल प्राणायाम के फिजिकल लेवल की बात करते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे तो आप ऐसे लगाओगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है। और क्या करते हैं, इस तरीके से लोग यूज़ करते हैं, थंब और रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? ईजी होता है, ठीक है। वैसे किसी से भी कर सकते हैं, पर यहाँ से फिर मुद्रा वाले में इसको एक्सप्लेन करूँगा रीज़न क्या है इन दोनों का। ऐसे करके लोग यूज़ करते हैं। ये सपोर्ट इसलिए लेते हो आप इधर एल्बो के नीचे, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर आपको प्राणायाम करना है तो ये दर्द होने लगेगा यहाँ पे, ओके। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, नीचे से ऐसे सपोर्ट ले लेते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये एक तरीका है। नाउ अब मैं ये बोलूँ कि यू नीड टू डू द सेम प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, बट द कंडीशन इज़ नो आलम्ब, कोई सपोर्ट नहीं, बिना आलम्ब के करिए। हाई लेवल ऑफ प्राणायाम की प्रैक्टिस जब आप करते हो तो आपको सपोर्ट छोड़ना होता है, ओके। तो सपोर्ट को छोड़ोगे तो क्या करोगे? सबसे पहला सपोर्ट क्या है? प्राणायाम में कौन से हैं इंपॉर्टेंट बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व? नाक, विंड पाइप, लंग्स, यही 3 है। इसी 3 पे अभी फोकस करते हैं। तो इन तीनों में सब अभी सपोर्ट ले कौन रहा है?
तो इसके सपोर्ट को हटा दो। जब आप इसके सपोर्ट को हटाओगे और फिर चंद्र यानी कि चंद्र चलाना है, लेफ्ट से इनहेल एक्सेल करने की कोशिश करोगे, तो किसको अब काम करना पड़ेगा? ना कोई। कहाँ पे? यहाँ पे छोटा सा मसल्स है जो ब्लॉक करता है। एक बार में एक ही नॉस्ट्रल चल रहा होता है। ओके, तो जो वो होता है जब आप इंडिपेंडेंटली करने लग जाते हो पर मेंटली इमोशनली इंगेज करते हो, खुद को कोशिश करते हो उसको बंद करने का, तो वो बंद कर देता है उसको। इनिशियली 10% बंद करेगा, फिर वही परसेंटेज 20 होगा, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100। जिस दिन 100% हो जाता है उस दिन आपको काफ़ी कमांड हो गया। इसका मतलब आपके इस इंद्रिय पे कमांड हो गया। एक इंद्रियों को जीत लेने का मतलब सारी इंद्रियों को जीत लेना, क्योंकि आपको टेक्निक आ जाता है जीतना कैसे है। इस वाले मसल्स को अगर आपको कंट्रोल करने आ गया तो सारी इंद्रियों के मसल्स जो उसको ट्रिगर करते हैं उसको कंट्रोल कर पाओगे। सिंपल। तो प्राणायाम में इसका अभ्यास करते हैं सेकेंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे करते हैं क्या? स्विचिंग, बदलने का, तुरंत। राइट से लिया, लेफ़्ट से लिया, राइट से लिया, लेफ़्ट से लिया, यानी अनुलोम विलोम के अभ्यास में काम आएगा। तो पहले लेफ़्ट लेफ़्ट, राइट राइट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट, इस तरीके से ये हो जाता है बिना सपोर्ट के करने की प्रैक्टिस। फिर सारे प्राणायाम की प्रैक्टिस में आप बिना आलम्ब के करते हो। तो ये है लेवल ऑफ ये प्राणायाम्स के बारे में टोटल हो गया। ठीक है, कौन कौन से प्राणायाम हो गए? चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, पोजीशन मैंने अभी बता दिया, बेसिक, कोई भी पोजीशन चलेगा एज लॉन्ग एज इट इज़ हेल्पिंग यू टू बी इन दैट पोजीशन। ओके, लेफ्ट लेफ्ट इनहेल करते रहेंगे चंद्रभेदी, राइट राइट इनहेल एक्सेल करते रहोगे सूर्यभेदी। नाउ इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, चंद्र चालन। ओके, वो भी है जो आप बोल रहे हो ना, वो भी है और ये भी है। ये दोनों अलग अलग कंडीशन में बदलते हैं। मतलब यही तो है प्राणायाम। जब योग के साथ पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट बदलेगा, वो प्रकृति के हिसाब से, प्रवृत्ति के हिसाब से बदल जाता है अभ्यास। अब जैसे किसी का राइट सूर्य बढ़ा हुआ है, फिर चंद्र को बढ़ा के उसको कम करना है, तो लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। ओके, तो क्या करेगा वो? सूर्य को कम भी करेगा, चंद्रमा को ज़्यादा बढ़ाएगा, जल्दी बैलेंस करने के लिए। लेकिन मेरा काम अभी सिर्फ नहीं, मुझे बढ़ाना ही है, कम नहीं करना है, तो मैं लेफ़्ट लेफ़्ट करता रहूँगा। तो ये क्या करेगा? सिर्फ चंद्रमा पे फोकस करेगा, सूर्य को छोड़ देगा, वो जहाँ है उसी जगह पे। ओके, तो वो सारी ये प्रवृत्ति के हिसाब से है। अब किसी की बहुत क्रोधी प्रवृत्ति है तो उसको राइट से छोड़ना ही चाहिए, लेफ़्ट से लेके। ठीक है, पर कोई बहुत पहले से ही शांत है, वो राइट से छोड़ने लगेगा तो और शांत होने लग जाएगा। उसकी एक्टिविटी जो है वो मतलब उसको पुश करना पड़ेगा कभी कभी खुद को। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। ये थोड़ा हाई लेवल वाले में इसके बारे में बात करेंगे कि जब पर्सनलाइज कर देते हैं, बट बेसिक प्रैक्टिस के लिए दिस इज़ गुड। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट, इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल, रिलीज फ्रॉम माउथ इज अ नाड़ी शोधन। ठीक है, चंद्र को एक्टिव किया, कूल डाउन किया, सूर्य को एक्टिव किया, हीट अप किया, दोनों को लिया, कोशिश किया दोनों से लेने के लिए, और फिर मुंह से छोड़ दिया। तो छोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नहीं करना होता है, रिलीज, लेट इट कम आउट द नेचुरल। और ये कब तक करना चाहिए? नाड़ी शोधन में एक बात आता है कि नाड़ी शोधन का अभ्यास कब तक करना चाहिए। क्या पैरामीटर है कि मेरा नाड़ी शोधित हो गया, आज का काम हो गया, ख़त्म? कैसे पता चलेगा? तो कुछ लोग बोलेंगे 5 बार करना चाहिए, कुछ बोलेंगे 10 बार करना चाहिए। पर मैं आपको बताता हूँ नेचुरली, जब तक आपके मुंह से जो हवा आ रहा है, टिल यू आर एक्सपीरियंसिंग द एयर कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ इज़ हॉट एयर, कीप प्रैक्टिसिंग। द मोमेंट यू फील नॉर्मल टेम्परेचर हो गया हवा का, स्टॉप देयर इटसेल्फ। ओके, इसका मतलब हो गया कि बैलेंस हो गया। या फिर बहुत ठंडा हवा आ रहा है तो भी नहीं, करते रहो, बराबर नॉर्मल टेम्परेचर का हवा रहेगा, देन इट्स गुड। क्योंकि जैसे हीट कम होने लग जाएगा तो एक लेवल पे आने के बाद में वो फिर घटने लग जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो फिर चंद्र डोमिनेट करने लग गया, तो शोधन कहाँ हुआ? पहले सूर्य डोमिनेट कर रहा था इसलिए इम्बैलेंस था, अब चंद्र डोमिनेट करने लग गया, फिर इम्बैलेंस हो गया। तो जब तक वो बैलेंस होगा तो फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, तब तक अभ्यास करना चाहिए, जस्ट फॉर अ गुड प्रैक्टिस नाड़ी शोधन के लिए। ठीक है, भस्त्रिका एंड भ्रामरी की बात करने की ज़रूरत नहीं है। भस्त्रिका यू नो क्या होता है, उसमें भी, भस्त्रिका में भी आप जब भस्त्रिका को कपालभाति बना दोगे तो क्रिया हो जाएगा,
ये ध्यान देना चाहिए। ये मेयरली कोई प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करते हैं लोग, बिल्कुल हमारे उसमें कहते हैं, बिहार में कहते हैं धुक्कून देना, लगे हुए हैं एकदम पूरा बढ़ा देना है, ऐसे नहीं करना होता है। रिदम इज़ इम्पॉर्टेंट। प्राणायाम तभी रहेगा जब रिदम रहेगा। रिदम से बाहर आप चाहे वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह लीजिए उसको, चाहे कुछ भी कह लीजिए। सबसे इजी तरीका है आपको, जो आपको टेस्ट करना हो कि आपका रिदम क्या चल रहा है, प्राणायाम में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्राणायाम एंड किस में, ध्यान में। हाउ टू फिगर आउट व्हाट इज़ योर नेचुरल रिदम, ओके। और जब आप ट्रेनिंग देते हो, किसी को सिखाते हो, अगर अच्छे से आपको प्राणायाम किसी को ट्रेन करना है, तो आपको आपकी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ही होना चाहिए टू मेक देम फिगर आउट द नेचुरल रिदम, बट शुड नॉट बी फोकस्ड। सिर्फ वही नहीं कराना है आपको, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आएगा, ये हाई लेवल प्रैक्टिस हो गया। पर आपको हर प्रैक्टिस में उसको इन्वॉल्व रखना है, ताकि वो बार बार उसको अलार्म होता रहे कि नेचुरल रिदम, नेचुरल रिदम, नेचुरल रिदम। और एक बार उसको जब पता चल जाएगा नेचुरल रिदम, फिर देखिए आप मैजिक। फिर प्राण शरीर में सपोर्ट करता है, अदरवाइज़ प्राण शरीर को खाता भी है, ओके। प्राण के गड़बड़ी के वजह से आपको बीमारियां होती है, तो सही तरीके से नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो परेशानियां हो सकती है। इसीलिए लोग एलिमेंट्री लेवल पे ही छोड़ देते हैं, उससे आगे नहीं लेके जाते, क्योंकि या तो उनको क्लैरिटी नहीं रहती है, या उनको लगता है प्रैक्टिशनर जो है वो इनकैपेबल है, वो इतना नहीं डील कर पाएगा। पर सिर्फ प्राणायाम का अभ्यास भी ऑलमोस्ट आधे घंटे 1 घंटे तक लिया जा सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये? महर्षि अरविंदो की वजह से। महर्षि अरविंदो के बारे में पता है? महर्षि अरविंदो, जिनको कैम्ब्रिज ने 7 बार गोल्ड मेडल दिया है एजुकेशन में, अपने इंडिया से थे, कैम्ब्रिज गए पढ़ने के लिए, वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी टाइप के ही थे। तो वो जब उनको जेल में डाल दिया गया, कौन से जेल में, काला पानी की सज़ा हुई जब उनको, तो उन्होंने एक ही काम किया। सब कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने योग को अपनाया और योग का अभ्यास करने लगे। उसमें वो बेसिकली उनके जो है ना चतुरांग योग, उनका इंट्रोडक्शन है, एक्चुअली इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। उसमें उन्होंने फोकस किया प्राणायाम पे, और उन्होंने प्राणायाम को इतना बढ़िया किया, इतना अच्छे से किया। मतलब अगर आपको बहुत डिटेल में समझना हो प्राणायाम को, तो आपको उनको रेफरेंस में पढ़ना चाहिए। महर्षि अरविंदो का प्राणायाम के योग के ऊपर उनका जो विषय है बहुत अच्छा है। दो थोड़ा डिटेल लिखते हैं वो, और साइंटिफिक अप्रोच लगेगा, बट वेरी वेरी रिच कंटेंट। मतलब मेरे को आज तक ऐसा कंटेंट जो प्राणायाम के ऊपर में रिच कंटेंट, और आज तक कोई योग गुरु अभी के टाइम में नहीं हुए। पुराने श्लोकों को छोड़ दे तो वो तो बहुत सारगर्भित श्लोक हैं जो प्राणायाम के ऊपर है, पर अभी के टाइम के लिए अगर देखा जाए तो इज़ द बेस्ट टीचर ऑन प्राणायाम। और कोई भी नहीं है, किसी को प्राणायाम नहीं पता, उनसे बढ़िया है सबको, पर उनसे बढ़िया किसी को नहीं पता। तो वो जब बताते हैं कि किस तरीके से, वो हम लोग ध्यान वाले में पढ़ें जानेंगे उनके, कि उनके रेफरेंस, उनके लेंस से देखेंगे प्राणायाम को और ध्यान के लिए कैसे इफेक्ट हो सकता है। फिर उन्होंने बताया प्राण चिकित्सा के बारे में, कि प्राण के अभ्यास करके चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। मतलब आप उसको ठीक करना हो किसी चीज़ को तो कैसे कर सकते हैं, कैसे प्राण काम करता है। प्राण मैजिक है, कुछ नहीं से कुछ भी बना सकता है। प्राण ही वो है जिसकी वजह से ब्रह्मांड बना हुआ है। प्राण को कॉन्सेप्ट को निकाल देंगे तो ब्रह्मांड जीरो हो जाएगा, शून्य वापस से। तो बिग बैंग मान लो फॉर रेफरेंस, बिग बैंग हुआ ही होगा प्राण की वजह से, और फिर प्राण ही चीज़ों को बनाता है और प्राण ही डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए महाकाल को फिर प्राण के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि उनका नेचर है उस हिसाब से। तो इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखता है उसके कोर में है प्राण, लेकिन प्राण के कोर में कौन है? सोल, सोल, आत्मा, इंटेंशन। जब आत्मा यानी सोल का जो इंटेंशन होता है उसको प्राण कहते हैं। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी बनाएगा, तुमने सोचा एक फ्रीक्वेंसी बनी, तो तुम्हारे दिमाग ने, मन ने एक फ्रीक्वेंसी पैदा किया, तो फिर मन के अंदर प्राण के अंदर वाला नेचर है, और प्राण के अंदर आत्मा वाला नेचर है, यानी वही कॉपी होता जा रहा है। यानी आपके सेल्स भी बना रहे होंगे फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी पूरी बॉडी एक फ्रीक्वेंसी बना रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी भी प्राण से बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि फिर आप क्या हो? फ्रीक्वेंसी हो। तो फ्रीक्वेंसी को ठीक करना है तो किसको ठीक करेंगे? सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को, यानी इंटेंशन के ऊपर काम करते हैं। तो प्राणायाम में इंटेंशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिना इंटेंशन के प्राणायाम एक्सरसाइज हो जाएगा। लंग्स को दबा रहे हैं, फैला रहे हैं, दबा रहे हैं, फैला रहे हैं, तो मसल वाला बेनिफिट मिल जाएगा,
पर प्राण को खींचने के लिए वो वाला इंजेक्शन चाहिए, सूक्ष्म वाला, माइक्रोस्कोपिक। तो अभी आप करिए भ्रामरी प्राणायाम, इसको समझ लीजिए, लास्ट है भ्रामरी प्राणायाम, फिर हम लोग इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम में ये जो है, एक ये जब आप फिंगर को आपके फेस पे नहीं रखते हो और क्या करते हैं, जो छोटा वाला आपको कैप दिख रहा है ना ईयर का, हम इससे ईयर को बंद करते हैं, उंगली नहीं डालते हैं कान के अंदर, ओके, इससे ईयर को बंद कर लेते हैं, ओके, ऐसे बंद करते हैं। दूसरा आता है टू कीप द फिंगर ऑन द फेस ऑन स्कल और नॉट टू कीप इट ऑन द स्कल और फेस। तो रीज़न क्या है, व्हेन यू नॉट कीपिंग द फिंगर्स ऑन द फेस और स्कल, तो आपका जो वाइब्रेशन है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, ऑल डायरेक्शन सेम वाइब्रेशन, ओके। तो वो पर्पस, मतलब विदाउट किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो होलिस्टिक अप्रोच है हमारा प्राणायाम का। बट जब आप जैसे आपने फिंगर रख दिया उन मर्म पॉइंट्स पे, तो उस जगह जहाँ पे आपने फिंगर रखा है वहाँ पे हाई इंटेंसिटी ऑफ फ्रिक्वेंसी बनेगा, फ्रिक्वेंसी कॉन्सेंट्रेट होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो एक्सपैंड तो ऐसे होता है वो ओमनी डायरेक्शनल, पर पुल हो जाता है उसको दूसरे वाले पे। तो जैसे आप फिंगर यहाँ पे रखोगे तो वाइब्रेशन जो हो रहा है वो सब चारों तरफ होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट कहाँ हो जाएगा, यहाँ, यानी वहाँ की इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो आपको फील तो होगा कि वाइब्रेशन चारों तरफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ऐसा। तो क्या करते हैं, मर्म बिंदु को चुनते हैं कि आपको क्या करना है आपके शरीर में। फिंगर जैसे फेस स्कल से नीचे जाएंगे तो मटेरियलिस्टिक की तरफ, स्कल के तरफ जाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ। सिंपल ये होता है अप्रोच, ठीक है। तो नाक के पास रखते हैं, यहाँ रखते हैं, ऐसे हर अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग मतलब है। तो जनरली अगर कोई बहुत स्ट्रेस में रहता है तो फिंगर्स ज़्यादातर उसके फॉरहेड के ऊपर रहने चाहिए, ठीक है। ये आईब्रो के साइड में ये वाला हिस्सा, ये वाला ऐसे, यहाँ और यहाँ तक। अगर किसी के बहुत ज़्यादा नेचर जो है वो कफ वाला है तो फिंगर्स जो है ज़्यादा नोज़ के पास होना चाहिए, नीचे तक, ये वाला एरिया में, ठीक है। तो इस तरीके से और तरीके हैं उसके। फिर कपाल पे भी रख सकते हैं। ये साइकोसोमेटिक दिक्कत हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, मेमोरी कम हो रहा है, तो उसके लिए करेंगे। तो मेमोरी कम होना बेसिक बात मैं बोल रहा हूँ, पर उसके काफ़ी डीप रीज़न और मीनिंग भी है, तो अलग अलग जगह पे। और सबसे अच्छा अप्रोच ये है, नेचुरली यू कीप टेस्टिंग, कहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो वहाँ पे रख लो और अभ्यास करते रहो। तो यू हैव नॉट सीन समबडी डूइंग भ्रामरी प्राणायाम लाइक दिस, नहीं देखा है ना, ऐसे करके देखा है किसी को? हाँ, अच्छा, हाँ, तो अच्छा, तो फिर उनको पता होगा, सॉरी। तो मतलब मैंने रेयरली मैंने नहीं देखा आज तक किसी को। तो रीज़न वही है कि जैसे जैसे आप हाथ को जहाँ रखोगे, आपके ब्रेन के उस हिस्से को वो तुरंत ठीक कर देगा, विद इन अ सेकेंड द मोमेंट द वाइब्रेशन वेंट देयर। सबसे अच्छा तरीका होता है आपके शरीर के अंग को ठीक करने का, वो है फ्रीक्वेंसी। सबसे ईजी एंड सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आप बहुत प्रिसाइज एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। और डायरेक्ट करने के लिए माइंड का बहुत बड़ा गेम होता है। तो फिंगर रखने के बाद जैसे फिजिकल एक्शन हो जाता है तो माइंड का ऑटोमेटिक यहाँ के बारे में अवेयरनेस बढ़ता है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको डायरेक्ट करने रहेगा वहीं पे, उन पॉइंट्स पे जाओ। इसलिए फिंगर्स का ये एक महत्व भी है, ठीक। तो भ्रामरी का है ये एक तरीका हो गया। और है प्राणायाम से हमारे ब्रेन के अंदर के ग्रे मैटर को बढ़ाना होता है, यानी जो डिमेंशिया या ऐसे जो डिसऑर्डर्स आप देखते हो आज के टाइम में, मेमोरी नहीं रहना, लॉस होना, या ओल्ड एज में जो होता है, उसका कारण वही है कि ब्रेन अपनी कैपेबिलिटी को श्रिंक करता जाता है। तो भ्रामरी प्राणायाम इज़ द बेस्ट प्राणायाम फॉर देम। डिस्क्लेमर में ये है कि यू नीड टू स्पीक टू सम एक्सपर्ट कि एग्जैक्ट कौन सा भ्रामरी प्राणायाम में क्या प्रैक्टिस अप्रोच रखना चाहिए, ताकि उससे बचें पहले। अगर आप 30-40 के बीच में हो, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, अगर आप अवॉइड करना चाहते हो उन प्रॉब्लम्स को, तो ठीक है। अगर आप ऑलरेडी उस प्रॉब्लम में हो तो नीड टू स्पीक टू समबडी। भ्रामरी प्राणायाम को रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, और एग्जैक्ट पोजीशंस को अगर हम फिगर आउट करके वहाँ पे लगाएंगे तो फास्ट उसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। बट अगेन डिस्क्लेमर मैंने इसलिए बोल दिया है क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको एक बार एक्सपर्ट से बात करना चाहिए जिसको ये समझ में आता हो पोजीशन कहाँ रखना चाहिए। दिस इज़ ओके। भ्रामरी प्राणायाम हो गया, ओके।
अब कौन सा प्राणायाम रह गया? वैसे अभी काफ़ी प्राणायाम है ऑलमोस्ट, लेकिन हमने बेसिक प्राणायाम को समझ लिया, ताकि अब जैसे मुद्रा में जाएंगे तो दूसरे प्राणायाम की बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे सारे प्राणायाम को। पर सबसे मज़ेदार होगा जब आप योग और प्राणायाम को देखोगे एक साथ। ये पोजीशंस के साथ साथ एफर्ट भी चेंज होगा, मतलब कितना पुल करना है, कितना पुश करना है, कितना इनहेलेशन करना है, खींचना कितना है, छोड़ना कितना है। तो वो जो है ना, वो सारी चीज़ें होती, बहुत 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 डीप हो जाता है वहाँ पे। लेकिन इफ़ेक्ट जितना प्रिसाइज रहोगे, जितना कैलकुलेटिव रहोगे, उतना बेहतर इफ़ेक्ट। जैसे बिना दिमाग के कर रहे हैं तो रिजल्ट भी आएगा बिना दिमाग वाला, और दिमाग के साथ बिल्कुल साइंटिफिकली उसको करने की कोशिश करोगे तो वैसा ही आएगा। फिर उसमें कंधे का पोजीशन, अलाइनमेंट बॉडी का, चिन का पोजीशन, नेक का पोजीशन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, उसका अलग इफेक्ट होता है। तो छोटा छोटा आप जो देखते हो, छोटे छोटे एडजस्टमेंट कैन गिव यू बिगर रिजल्ट्स। तो इसलिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है पूरा विषय प्राणायाम का। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त। आई गेस आपको काफ़ी इसमें से मिल गया होगा। तो कैसा लग रहा है प्राणायाम के क्लास के बाद? अच्छा लग रहा है। क्या क्या समझ में आ रहा है? मतलब काफ़ी सारी डिटेलिंग्स के बारे में पता लगा, और काफ़ी जैसे भ्रामरी की बहुत सारी वेरिएशंस। क्या समझ में आया प्राणायाम? मेरे को थोड़ा साइंटिफिक लगा कि मतलब योगा के साथ साइंटिफिकली भी मतलब जुड़ा जा सकता है चीज़ों को, एंड इफ़ वी कैन प्रैक्टिस दैट इट विल बी बेटर फॉर अस। सो बेसिकली यही एक चीज़ है जो मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग जो हमारे स्पेशली वेलनेस प्रोफेशनल्स हैं प्लस प्रैक्टिशनर्स एज वेल, आपको विषय की गहराई तो डेफिनेटली होती है, क्योंकि विषय बना ही है गहराई से, पर हमें भी चाहिए एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है उसको प्राणायाम के अंदर जितना डीप जाके। और लोग कहते हैं कि नहीं इस ज्ञान, मतलब लोगों को ये ज्ञान पसंद नहीं आता, ये नहीं होता। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों में लाओगे तो सबको पसंद आएगा। मतलब जस्ट थिंक अबाउट कि इफ़ यू गाइडिंग समबडी विद दोज प्रिसाइज एडजस्टमेंट, डू यू बिलीव लाइक कि कोई पसंद नहीं करेगा उसको? अगर उसको एग्जैक्ट तुरंत ऐसे उसके रिजल्ट्स देखने और फील होने लग जाए तो करेंगे लोग, करेंगे ना डेफिनेटली। जैसे अब मेडिकल को देखो ना, कितना प्रिसाइज होता है, सीजर एंड ऑल, लाइक गोइंग फॉर 4-4, 5-5, 10-10 घंटे का ऑपरेशन होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑपरेशन इन प्राणायाम। प्राणायाम भी एक ऑपरेशन के जैसा ही है, प्रिसाइज होना। उसमें ऐसा भी नहीं है कि इनकैपेबल है, लोग नहीं कर पाते, पर डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉब्ली आई बिलीव लाइक जो वेलनेस इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके इंस्ट्रक्शंस के प्रोसेस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाकर चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। वैसे हम लोग फिर कल मिलेंगे, ओके। प्रैक्टिस को समझेंगे, प्राणायाम एंड आसन, उसमें मुद्रा के अंदर में आसन, और ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।